हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, तो जो भी हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उससे हमने रियलाइज़ किया कि जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसे कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं यानी जो गंदे पॉल्यूटेड पानी को पीने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे हम सेफ़ रह सकें, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके और जो हमारे डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट हैं उनका कंटिन्यूएशन हो सके। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से और मिसमैनेजमेंट होने की वजह से हमारी जो रिसोर्स होती है, जो हमारे डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका ह्रास होता है, उनमें कमी होती है और साथ साथ ही इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते हैं, जिससे हमारे लाइफ के लिए जो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है, राइट। तो इसलिए हमें वाटर को कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत है। तो अब हम वाटर को कंजर्व और मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें ये शो करता है कि एंशिएंट टाइम्स में हमने कंस्ट्रक्ट किए थे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि डैम्स हो गए जो पत्थरों और मलबे से बना होता था, रिजर्वायर्स हमने बनाए जिसे जलाशय कहते हैं, साथ ही लेक्स, झील, एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंध, कैनल्स यानी कि नहरें भी सिंचाई के लिए बनाए हैं। तो आज भी मॉडर्न इंडिया में इस तरह के जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू है। अब देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। तो जो फर्स्ट सेंचुरी BC में श्रृंगवेरापुरा जो इलाहाबाद के नज़दीक है, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो रिवर गंगा है उसके बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाई गई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डैम्स, लेक्स और सिंचाई तंत्र के साधन बनाए गए थे, राइट। और कलिंग, जिसे हम आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, नागार्जुनकोंडा जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, बेन्नूर जिसे कर्नाटका के नाम से जानते हैं, कोल्हापुर जिसे महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी इरिगेशन जो सिस्टम है उसके एविडेंस पाए गए हैं, राइट। आगे लिखा है कि 11वीं सेंचुरी में जो भोपाल लेक है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स थी। 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने सिरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई के लिए हौज खास दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किए थे। अब हम जान लेते हैं कि जो डैम्स हैं वो किस तरह से हमारा हेल्प करते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए और वाटर को मैनेज करने के लिए। तो जो डैम्स होते हैं वो ट्रेडिशनली बिल्ट किए जाते हैं रिवर्स और जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि उनका बाद में सिंचाई के लिए एरी फील्ड्स में सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सके। आज जितने भी सारे डैम्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ इरिगेशन के लिए ही नहीं, सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, साथ साथ ही वाटर सप्लाई की जाती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, यानी कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए और नौका चालन के लिए और मछली पालन के लिए भी डैम्स को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो डैम्स होते हैं उन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो सतलज ब्यास रिवर बेसिन, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है उन्हें यूज़ किया जाता है हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको जनरेट करने के लिए, और साथ ही साथ इनका यूज़ इरिगेशन के लिए भी यानी सिंचाई के लिए होता है। ठीक उसी तरह से हीराकुड प्रोजेक्ट जो महानदी बेसिन के ऊपर बनाई गई है, वहाँ पर वाटर को कंजर्व किया जाता है और फ्लड कंट्रोल किया जाता है, यानी बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर डैम्स के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो डैम्स क्या होते हैं? तो जो डैम होता है वो बैरियर होता है जिससे जो बहती हुई वाटर है उसे रोका जा सके, उसे नई दिशा दिया जा सके, या फिर उसके वाटर के फ्लो को कम किया जा सके, राइट। और इससे क्या होता है, इससे एक रिजर्वायर बनती है, एक झील बनती है और जिससे कि पानी इकट्ठा होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डैम बनाई गई है और इसके बहुत सारे दरवाजे हैं। तो अगर सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए तो यहाँ से बहने वाले जो वाटर है उसे रोका जा सकता है। अगर इसके कुछ दरवाज़ों को खोल दिया जाए तो पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा जो वाटर अगर इधर बह रही है तो इसको इस तरफ दिशा देने के लिए भी इन दरवाज़ों का यूज़ किया जाता है।
और यहाँ पर जो वाटर जमा है इसे रिजर्वायर बोला जाता है, यानी जलाशय कहा जाता है, राइट। साथ ही इसे झील भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद से ही, जिससे कि ये सोचा गया कि ये देश के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में अहम भूमिका निभाएंगे। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्राउडली ये प्रोक्लेम किया था कि डैम्स जो है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, यानी भारत के मंदिर हैं ये, राइट। और इसका रीज़न ये था और उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इससे डेवलपमेंट आएगी और साथ ही साथ विलेज इकोनॉमी भी अच्छी होगी और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी अच्छी है और अर्बन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी अहम भूमिका निभाएगी, राइट। और यहाँ पर एक सॉन्ग दी गई है, इस सॉन्ग के बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो सॉन्ग लिखी गई है वो पॉपुलर भादो सॉन्ग है, जो दामोदर वैली क्षेत्र में गाई जाती है और वहाँ के लोग जो बाढ़ के प्रॉब्लम को फेस करते हैं इसलिए वो इस सॉन्ग को गाते हैं, राइट। और जो दामोदर नदी है उसे रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है, यानी शोक की नदी कहा जाता है। ऐसे तो डैम्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं जो कि यहाँ लिखे गए हैं। तो जो डैम्स बनाए जाते हैं उसकी वजह से जो नदियों का नेचुरल फ़्लो है वो रुक जाता है और साथ ही साथ उनकी जो तल है उनमें सेडिमेंटेशन हो जाती है, यानी कि जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी और जितने भी फर्टिलाइज़र लाती है वो उनके रिजर्वायर के जो तल है उनमें जमा होती जाती है, जिससे कि वो जो तल होता है वो रॉकियर हो जाता है और पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स होता है। और जो अंडे देने वाले जो जलीय जंतु होते हैं वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अंडे देने के लिए, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। और इसके अलावा रिजर्वायर हो जाने से यानी डैम्स के बन जाने से जो वेजिटेशन है और जो मिट्टी है वो पानी में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से ही और बड़े डैम्स की वजह से ही बहुत सारे आंदोलन भी हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन, राइट। इससे लोकल पीपल जो थे, डैम्स के बनने से लोकल पीपल जो थे उनको अपना ज़मीन, अपनी आजीविका और जिन चीज़ों पर उनका कंट्रोल था वो भी देश के भलाई के लिए उनको कुर्बान करना पड़ता था। तो इससे लोकल पीपल को फ़ायदा नहीं हो रहा था तो किसे फ़ायदा हो रहा था, तो शायद बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स हैं और लार्ज फार्मर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा था। तो एक केस लेते हैं जो विलेज के लैंडलेस का केस लेते हैं, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो क्या उन्हें इस तरह के प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा पहुंचा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल डैम से फ़ायदा नहीं पहुंचता है। और इस तरह का फ़ायदा जो होता है वो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स को, बड़े फार्मर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फ़ायदा होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो कि नर्मदा को बचाने के लिए, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। इरिगेशन जो है वो फसल उत्पादन की जो पैटर्न है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इस तरह की सिंचाई से जो मिट्टी की जो सैलिनाइजेशन है, यानी मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ी है और उसी समय में जो सोशल लैंडस्केप है वो इंक्रीज़ हो गई है। किसके किसके बीच में? लैंड ऑनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो बढ़ गई है, राइट। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। आगे देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है जहाँ पर हम देख सकते हैं जो मेजर रिवर्स हैं और डैम्स हैं वो दर्शाए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। तो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शन है इस तरह के प्रोजेक्ट के वो क्यों हुए, वो
जो डैम्स बनाए गए थे उनके फेल होने की वजह से इस तरह के ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुए, जिससे कि डैम को ना बनाने के लिए कहा जाने लगा। और ये विडंबना ही है कि जो डैम्स को बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता था वही बाढ़ लाने का कारण बना, जिससे कि जो रिजर्वायर होते हैं उसमें सेडिमेंटेशन होता है, यानी जो तलछट में जमाव होना शुरू हो जाती है, जिससे कि बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा जो बड़े डैम्स हैं वो अनसक्सेसफुल हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। जब ज़्यादा बारिश होती है तब वो बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। आपने देखा या पढ़ा होगा कि जो 2006 में गुजरात और महाराष्ट्र में जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त जब भारी बारिश की वजह से जो बाढ़ आई थी तो किस तरह से डैम्स की वजह से ही वो बाढ़ आई थी। जो बाढ़ होते हैं वो सिर्फ लाइफ को अफेक्ट नहीं करते बल्कि इसके साथ साथ ही जो मिट्टी के इरोजन भी होते हैं, यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या मिट्टी का कट कर आगे बढ़ जाना, ये भी होता है, राइट। ओके। और जो फ्लड्स होते हैं उसकी वजह से सिर्फ लाइफ ही इफेक्ट नहीं होते बल्कि उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होती है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये भी होता है कि जो सेडिमेंटेशन है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। और इसके अलावा जो पानी की बीमारियां होती हैं और फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं और पॉल्यूशन बढ़ जाती है, ये किसकी वजह से होते हैं? सेडिमेंटेशन की वजह से होते हैं, यानी रिजर्वायर में जो तलछट जमा हो जाते हैं उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।